नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। देखिए, छोटी सी क्लास है। हम इसमें भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, जिनमें थोड़े ग्रंथों के क्वेश्चन है, थोड़े अभिलेखों के हैं। यानी प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकतर जो रिपीट होते हैं अधिकतर एग्जाम में और जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, उनके बारे में देखेंगे। प्राचीन भारत का जो पहला ऐतिहासिक जो ग्रंथ माना जाता है वो किसको माना जाता है? राजतरंगिणी को। किसने लिखा? कलहण ने। इसमें देखिए, जो कश्मीर है वैसे तो उसका इतिहास है ये, पर फिर भी जो चारों ओर के जो राजा महाराजा हुए थे, जो राज्य हुए थे, उनके बारे में इसमें दिया गया है। तो प्राचीन भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ या इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को। किसने लिखा? कलहण ने। कई बार पूछ लिया गया है, या तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि प्राचीन भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, या राजतरंगिणी की रचना किसने की, या कलहण ने किस प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। कोई भी क्वेश्चन 3-4 प्रकार से घुमाकर पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपको एक साइड 4 ग्रंथ दे देंगे, एक साइड 4 लेखक दे देंगे। अधिकतर आजकल ट्रेंड यही है, फिर उसमें मिलान कीजिए। अगर आपको उन 4 ग्रंथों में से 2 ग्रंथों का भी लेखक याद है तो आप अच्छे से उस क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो फ्री के नंबर दिला के जाते हैं। अगर अधिकतर तो ऐसा होता है कि अगर आपको उसका एक भी याद है तो क्वेश्चन वो एक में ही मिलेगा, वो ऑप्शन आपको वो क्वेश्चन सही हो जाता है। अशोक की लुम्बिनी यात्रा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? कई बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है ये। कौन सा? रुम्मिनदेई अभिलेख। रुम्मिनदेई अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? अशोक ने जो लुम्बिनी की जो यात्रा की थी, वहां पे जो कर बहुत कम किया था, माफ किया था टैक्स, तो ये किस में उल्लेख मिलता है? रुम्मिनदेई अभिलेख में। अशोक की धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख। अशोक धार्मिक सहिष्णु था, यानी सब धर्मों को समान महत्व देता था, और उसने राज्य धर्म तो वैसे उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था लास्ट में, पर वो धार्मिक सहिष्णु था। ये किस अभिलेख से जानकारी मिलती है हमें? मास के अभिलेख से। शासक जो खारवेल हुए थे, जो कलिंग के शासक थे, इनकी जानकारी किसमें मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख में किस शासक की जानकारी मिलती है? कलिंग शासक खारवेल। खारवेल कहाँ के शासक थे? कलिंग के। उनकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। ये ऐसे अभिलेख हैं जो चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम हो, ऑल इंडिया में, मतलब ये राजस्थान स्तर की क्लास नहीं है, इसमें आप अगर कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो और उसमें आपके इंडिया की हिस्ट्री है तो उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शासक जो खारवेल हुए कलिंग के, कई बार पूछा गया है इनके बारे में। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है? कलिंग शासक खारवेल के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी कहाँ से? प्रयाग प्रशस्ति। आज तक पता नहीं कितनी बार पूछी गई है। इसे इलाहाबाद अभिलेख भी बोलते हैं। इसके रचयिता कौन? हरिसेन। अधिकतर यह भी पूछ लिया जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति में किसका वर्णन किया गया, किसके बारे में दिया गया है? समुद्रगुप्त ने जो युद्ध किए थे, जो विजय प्राप्त की थी, वो सब कहाँ से उल्लेख मिलता है हमें? प्रयाग प्रशस्ति से। तो कई बार पूछी गई है प्रयाग प्रशस्ति। इसे इलाहाबाद अभिलेख भी बोलते हैं। वैसे आपको पता है तो उनका नाम भी चेंज करके उसका प्रयागराज ही रख दिया गया है। मेहरौली स्तंभ लेख, इसमें नाम मिलता है चंद्र का। तो इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त जो सेकंड हुआ उससे इसका मिलान किया है कि चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, जो गुप्त शासक हुए उनके बारे में ही ये जानकारी दी गई है। कौन से स्तंभ लेख में? मेहरौली स्तंभ लेख में। हूण शासक तोरमाण, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? एरणवरा अभिलेख में। हूण शासक, देखिए ये 2 है इसी नाम के अभिलेख। ये एरणवरा अभिलेख है, इसमें किसकी जानकारी मिलती है? हूण शासक की। भीतरी पाषाण लेख, पाषाण यानी पत्थर, तो भीतरी पाषाण लेख कहाँ, इसके बारे में किसकी जानकारी मिलती है? स्कंदगुप्त जो हुआ था उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो किस अभिलेख में मिलती है? भीतरी पाषाण लेख में। एरण अभिलेख, देखिए एरणवरा अभिलेख, उसमें किसकी जानकारी? हूण जो शासक हुआ था तोरमाण, उसकी जानकारी। एरण अभिलेख में गोपराज, कई बार पूछा गया है। किस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये? देखिए, हमारे भारत में जो पहली बार सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है वो किस अभिलेख में मिलता है? एरण अभिलेख में। किसके बारे में? गुप्त शासक जो भानुगुप्त था उसका एक सेनापति था गोपराज,
उसकी मृत्यु होने पर उसकी पत्नी सती हुई थी। ये जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? एरन अभिलेख से। और भारत में प्राचीनतम यानी सबसे पहले सती होने के उल्लेख किस अभिलेख में? एरन अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको वही अभिलेख यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं और पूछने की पूरी पूरी संभावना है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, हर्ष और पुलकेशिन के मध्य जो युद्ध हुआ और पुलकेशिन द्वितीय ने जो विजय प्राप्त की, जो युद्ध किए, उसके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है हमें? ऐहोल अभिलेख में। इसका रचयिता कौन था? कवि रवि कीर्ति। ग्वालियर प्रशस्ति कई बार पूछी गई है, किसके बारे में है? जो गुर्जर प्रतिहार जो शासक हुआ मिहिर भोज, बड़ा प्रतापी शासक हुआ था, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? ग्वालियर प्रशस्ति से। देखिए आपको 4 अभिलेख दे देंगे एक साइड में, एक साइड किसके बारे में जानकारी मिलती है वो दे देंगे। बड़े ध्यान से पढ़िएगा, पूरे के पूरे अभिलेख वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में इनमें जो जानकारी दी गई है उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो प्राचीन भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी, अशोक की लुम्बिनी यात्रा का उल्लेख रुमिंदे अभिलेख, अशोक की धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख कि अशोक धार्मिक सहिष्णु था, किस अभिलेख में कहा गया है? मार्च के अभिलेख में। हमें जो भी इतिहास मिलता है ये जो पहले का, ये सब अभिलेखों के आधार पर ही तो है, वरना हम कौन सा अशोक को देखने गए थे कि वो ऐसा शासक था। तो और शासक जो खारवेल हुआ जो कलिंग का, उसकी जानकारी कौन से अभिलेख से? हाथी गुम्फा अभिलेख से। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रयाग प्रशस्ति हजारों बार पूछी जा चुकी है, जिसे इलाहाबाद अभिलेख भी कहते हैं। इसका लेखक कौन? हरिसेन। मेहरौली स्तंभ लेख में किसके बारे में? चंद्र नाम लिखा गया है। जो इतिहासकार है उन्होंने किससे मिलान किया है इसका? चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त शासक हुआ। हुण शासक तोरमाण, इसकी जानकारी एरनवरा अभिलेख से। और एरन अभिलेख से भारत में सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कौन सती हुई? गुप्त शासक भानुगुप्त का सेनापति था गोपराज, उसकी पत्नी सती हुई। बेतरी पाषाण लेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है? स्कंदगुप्त के बारे में। ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया, किस अभिलेख में मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। इसका रचयिता कौन? कवि रवि कीर्ति। ग्वालियर प्रशस्ति किसके बारे में है? मिहिर भोज। मिहिर भोज कौन? गुर्जर प्रतिहार शासक हुआ था, मतलब गुर्जर प्रतिहार में जो महान शासक हुआ था कौन? मिहिर भोज। देखिए सबसे प्राचीन शिलालेख किसे माना जाता है? बोगजकोई शिलालेख। कितना पुराना है ये? 1400 ईसा पूर्व, यानी ईसा का जो जन्म हुआ उससे 1400 साल पहले का अभिलेख कौन सा है? बोगजकोई शिलालेख। इसमें किसके बारे में वर्णन दिया गया है? इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ति, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? बोगजकोई शिलालेख में। जूनागढ़ अभिलेख, गढ़ गिरनार कहाँ है ये? गुजरात में। तो यहाँ एक अभिलेख मिला है, उसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है हमें? क्षत्रप शासक हुआ था रुद्रदामन। रुद्रदामन के बारे में हमें जानकारी कहाँ मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख में, गढ़ गिरनार में। 5वीं सदी ईसा पूर्व का पिपरावा अभिलेख, ये ऐसा अभिलेख है जो कहाँ उत्कीर्ण किया गया? किस पे उत्कीर्ण किया गया? कलश पर उत्कीर्ण है ये। कौन सा अभिलेख? पिपरावा अभिलेख। कितना पुराना है ये? 5वीं सदी ईसा पूर्व। हर्ष के 6 उपासक होने की जानकारी कि हर्ष शिव का उपासक था, कौन से अभिलेख से पता चलता है? मधुवन ताम्र अभिलेख से। वेदों का संकलन करता, देखिए वेदों का संकलन करता कौन? महर्षि कृष्ण देवयापन। ये कई बार पूछा गया है कि वेदों का संकलन करता कौन? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। और दासराज्य युद्ध कई बार पूछा गया है। दासराज्य युद्ध कहाँ हुआ? रावी नदी, जिसका पुराना नाम क्या? पृष्णी नदी के तट पर। कई बार पूछा गया है, उसका उपनाम भी, पुराना नाम भी पूछ लिया जाता है। किसके मध्य हुआ? भरत कबीले का राजा था सुदास, उसने 10 राजाओं का एक संघ था उसके विरुद्ध, उसको हराया था। और ऋग्वेद काल का चक्रवर्ती शासक किसे कहा जाता है? भरत कबीले के राजा सुदास को। ये कौन सी नदी के तट पर हुआ? रावी नदी यानी परुष्णी नदी के तट पर हुआ। परुष्णी नदी के तट पर कौन सा युद्ध हुआ जिसमें राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था? दासराज्य युद्ध। वेदों के 3 भाग कौन कौन से? संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये तो सब जानते हैं कि वेद 4 होते हैं, ये होते हैं। सबसे पुराना वेद कौन? ऋग्वेद। गीतों के बारे में किस वेद में? सामवेद में। और ये जो टोने टोटके ये होते हैं, ये अथर्ववेद, इनमें होते हैं।
तो ऐत्रेय तथा इनके देखिए ब्राह्मण ग्रंथ पूछ लिए जाते हैं। एक साइड आपको ब्राह्मण ग्रंथ दे देंगे, एक साइड आपको वेद दे देंगे, और फिर आपको मिलान के लिए कहेंगे कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किसका है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से? ऐत्रेय तथा कौशिकी। सामवेद के पंचविश, यजुर्वेद के तैत्तिरीय शतपथ, और अथर्ववेद के गोपथ। वेदांग कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। वेदांग कितने हैं? 6। कौन कौन से? शिक्षा, पहले आपने शिक्षा सीखी, फिर आपने ज्योतिष सीखा, कल्प, व्याकरण। अगर आपने शिक्षा सीखी तो आपको व्याकरण भी सीखनी होगी, उनमें छंद ये भी आते हैं। ऐसे करके किसी भी ग्रह में तो याद करना है। वेदांग कितने? 6। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। उपवेद कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? धनुर्वेद, किससे संबंधित? सैन्य विज्ञान। देखिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सेना में जो जाता है उसे धनुष चलाना पड़ता है, तो धनुर्वेद किससे संबंधित है? सैन्य विज्ञान से। आयुर्वेद, आप जानते हैं आयुर्वेद की दवाई आती है, आयुर्वेद किससे संबंधित है? चिकित्सा से। शिल्पवेद, अब शिल्प का निर्माण कौन करेगा? जो वास्तुकला जानता है, जो वास्तुकला जानता है, जो शिल्पी है, तो शिल्पवेद किससे संबंधित है? वास्तुकला से। गंधर्ववेद, संगीत एवं कला, ये जो कला होती है नाचने गाने की, ये कौन सा हो गया? गंधर्ववेद। आप इनको नाम के हिसाब से, इनके डेफिनेशन के हिसाब से आप पहचान सकते हैं कि सैन्य विज्ञान के बारे में किसमें दिया गया है? जो धनुष चलाता है, धनुर्वेद। चिकित्सा, जो आयुर्वेद की दवाइयां खाता है, आयुर्वेद में। वास्तुकला, जो शिल्पी है, शिल्पवेद में। संगीत एवं कला, जो गंधर्ववेद है। तो उपवेद कितने हो गए? 4। वेदांग कितने हो गए? 6। वेद कितने हो गए? 4। अब देखिए रामायण एवं महाभारत क्या है? ये वेद नहीं है, ये इन्हें क्या बोलते हैं? महाकाव्य। रामायण एवं महाभारत क्या है? महाकाव्य। सबसे बड़ा कौन सा है? महाभारत। पुराण कितने होते हैं? 18। तीसरी चौथी सदी ईस्वी में पुराणों की रचना कब हुई? तीसरी चौथी सदी में ईस्वी में। रचयिता कौन? लोमहर्ष एवं उसका पुत्र उग्रश्रवा। पूछ लिया जाता है पुराणों के रचयिता कौन, वेदों का संकलन करता कौन। 18 पुराणों में से देखिए 5 पुराण है जो महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड और भागवत। मत्स्य पुराण है जो सबसे प्राचीन एवं अधिक प्रामाणिक माना जाता है। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण। और ये जो 5 पुराण है, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड एवं भागवत, इनमें राजाओं की वंशावलियां मिलती है। कौन कौन से पुराणों में? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण। 18 पुराणों में से 5 पुराणों में राजाओं की वंशावलियां मिलती है। सबसे प्राचीन एवं अधिक प्रामाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। देखिए मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से प्राप्त होती है? कई बार पूछा गया, विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश हुआ था, आंध्र वंश, जिसे आंध्र वंश भी बोलते हैं। सातवाहन वंश, जिसका गौतमी पुत्र सातकर्णी एक महान शासक हुआ था, उसके वंश का जो उल्लेख है किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। दक्षिण भारत का एक महानतम वंश था ये, जिसका महानतम शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो उसका जो आंध्र वंश, उसे आंध्र वंश भी बोलते हैं क्योंकि उसका आंध्र प्रदेश के आसपास उन राज्य में राज था। तो आंध्र वंश या सातवाहन वंश का उल्लेख इसमें मत्स्य पुराण में, मौर्य वंश का उल्लेख इसमें विष्णु पुराण में। अब देखिए बौद्ध ग्रंथ, ये सब हम उनकी जानकारी कर रहे हैं, उनकी जानकारी पढ़ रहे हैं जो भारत का इतिहास किन ग्रंथों में से, किन ग्रंथों के आधार पर मिलता है, उनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो हम वही पढ़ रहे हैं, इतिहास की शुरुआत की है कि भारत को जानने के जो ऐतिहासिक जो तथ्य हैं, जो ग्रंथ है, जो अभिलेख है, वो कौन कौन से हैं। इनमें से क्वेश्चन उठाया ही जाता है, चाहे आपको ग्रंथ पूछ लेंगे, चाहे आपको अभिलेख पूछ लेंगे, चाहे आपको ये वेद वगैरह पूछ लेंगे। तो बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध में देखिए एक ग्रंथ फेमस है जिसे त्रिपिटक बोलते हैं। त्रिपिटक में 3 पिटक है। कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन सी भाषा में है ये? पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथों में जातक ग्रंथ भी, अब जातक, उसमें 549 जातक कथाओं का संकलन किया गया। ये जातक कथाएं क्या है? बुद्ध के जो पूर्व जन्म के आधार पर जिन कथाओं की रचना की गई उसे क्या बोलते हैं? जातक कथाएं। तो बौद्ध ग्रंथ में 3 पिटक जिन्हें त्रिपिटक बोलते हैं। कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई? पाली भाषा में। मिलिंद पनोह ग्रंथ, ये देखो एग्जाम बहुत सारे लगे हैं अभी लेटेस्ट।
तो अच्छे से याद नहीं है कि किसी एग्जाम में पर ये पूछा गया। मिलिंद पनोह ग्रंथ एक बौद्ध ग्रंथ है। इसका रचयिता कौन है? आचार्य नागसेन। जो हिंद यवन शासक है जो मिनांडर, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मिलिंद पनोह ग्रंथ में। और ये कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। और आगम किस ग्रंथ को कहा जाता है? कई बार पूछा गया है एग्जाम में। जैन ग्रंथ को क्या बोला जाता है? आगम। भगवती सूत्र, भगवान महावीर के जो जीवन का जो वर्णन मिलता है कौन से जैन ग्रंथ में मिलता है? भगवती सूत्र में। एक और जैन ग्रंथ है जो महत्वपूर्ण है, आचारांग सूत्र। जैन साधुओं के आचार व्यवहार के बारे में किस ग्रंथ में दिया गया है? आचारांग सूत्र में। पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ, ये देखिए एक विस्तृत व्याकरण ग्रंथ है। कौन सा? पाणिनि की अष्टाध्यायी। कब की रचना है इसकी? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से 6 शताब्दी पहले। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, देखिए इसका नाम अर्थशास्त्र है, जबकि ये ग्रंथ कौन सा है? एक राजनीतिक ग्रंथ है जिसमें राजनीति के बारे में दिया गया है। ये रचना कब की है? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। पतंजलि का महाभाष्य अष्टाध्यायी पर लिखा गया। पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी। महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि ने। किस पर लिखा? अष्टाध्यायी पर। इसमें जानकारी किसके बारे में मिलती है? ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें जो शुंग वंश हुआ था, पुष्यमित्र शुंग, उसकी जानकारी मिलती है। किसमें? पतंजलि के महाभाष्य में। गार्गी संहिता, यवनों के आक्रमण की जानकारी और शुंगकालीन भारत की राजनीतिक स्थिति कौन से ग्रंथ से पता लगती है हमें? गार्गी संहिता से। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है ईसा की प्रथम 3 शताब्दियों में। और चोल, पांड्य, द्रविड़ राजवंश के बारे में। देखिए दक्षिण भारत का फेमस ग्रंथ है कौन सा? संगम साहित्य। किन वंशों के बारे में जानकारी मिलती है इसमें? चोल, पांड्य, द्रविड़ वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। कौन सी भाषा में लिखा गया है संगम साहित्य? पूछा गया था, तमिल भाषा में। मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? ये महान कवि कालिदास की। किसकी जानकारी मिलती है? शुंग वंश की जानकारी। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, किसका लिखा गया है? लेखक कौन है मुद्रा राक्षस का? विशाख दत्त। चंद्रगुप्त द्वारा नंदू के विनाश की जानकारी। और जो वहां का जो धनानंद का जो अमात्य राक्षस था और इधर जो चाणक्य था, इन दोनों ने जो कूटनीतिक जो चालें चली उनको अच्छे से दर्शाया गया है। किसमें? मुद्रा राक्षस में। किसकी रचना है ये? विशाख दत्त की। और चंद्रगुप्त द्वारा नंदू के विनाश की जानकारी इसमें मिलती है। हर्षचरित ये किसका लिखा गया है? बाण का लिखा गया है, महाकवि बाण ने लिखा। कान्यकुब्ज के सम्राट यानी कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के बारे में। किसमें? हर्षचरित में। नवसांसांक चरित किसकी रचना है ये? पद्मगुप्त परिमल की। और कौन से वंश के बारे में हमें इसमें जानकारी मिलती है? परमार वंश के बारे में। विक्रमांक देवचरित ये किसकी रचना है? महाकवि विल्हण की। और कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में, कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में जानकारी कौन से ग्रंथ में मिलती है? विक्रमांक देवचरित में। किसकी रचना है ये? महाकवि विल्हण की। पूछी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ऐसे ग्रंथ जिनके लेखक पूछ लिए जाते हैं, ऐसे लेखक जिनके प्रसिद्ध ग्रंथ पूछ लिए जाते हैं, आपको मिलान में दे देंगे। कैसे? पृथ्वीराज विजय। और ये ऐसे ग्रंथ जो अधिकतर रिपीट होते रहते हैं। ऐसे तो है नहीं कि आपके इतिहास में नए नए पैदा होंगे, इतिहास में तो जो है वही रहेंगे। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना? जयानक की। गौडवोह वाकपति की। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की। नीतिसार कामदंग की। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की। वृहत कथा गुणाढ्य की। वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की। कथा सरित सागर सोमदेव की। सबके सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोल के पिजाइए इन्हें। पृथ्वीराज विजय जयानक, गौडवोह वाकपति, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, नीतिसार कामदंग, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, वृहत कथा गुणाढ्य, वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र, कथा सरित सागर सोमदेव। देखिए मैंने वही चीजें दी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, वरना ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, पर जो इतिहास में सर्वमान्य है, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में दिया है यहाँ पे। अब देखिए अमरकोश, इसे नाम लिंगानुशासन भी कहते हैं। किसकी रचना है ये? अमर सिंह की। अभिधान रत्नमाला ये किसकी रचना है? हलायुद्ध की। वैजयंती ये किसकी रचना है?
यादव प्रकाश की। अभिधान चिंतामणि ये किसकी रचना है? क्षेमेंद्र की। और मिताक्षरा ये किसकी रचना है? मेधातिथि की। अमरकोश अमर सिंह, अभिधान रत्नमाला हलायुध वैजयंती यादव प्रकाश, अभिधान चिंतामणि क्षेमेंद्र, मिताक्षरा मेधातिथि। इंडिका कई बार पूछी गई है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। किसकी रचना है ये? मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत कौन था? मेगस्थनीज। तो इंडिका जो जिसमें भारत के इतिहास की वैसे ये मौजूद नहीं है, पर बाद में जो इतिहासकार हुए वहाँ के इन्होंने जो दिए थे तथ्य उसके आधार पर इसे लिखी, मूल रूप से मौजूद नहीं है इंडिका। इंडिका किसकी रचना है? मेगस्थनीज की। मेगस्थनीज कौन? सेल्यूकस का राजदूत। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त के दरबार में। पूछ लिया गया था चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत कौन था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की रचना इंडिका। इंडिका किसकी रचना है? मेगस्थनीज की। बिंदुसार के दरबार में राजदूत, देखिए बिंदुसार भारत के इतिहास का प्रथम सिजेरियन शासक माना जाता है बिंदुसार। डॉट 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 थे इसकी बॉडी पे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? बिंदुसार। इसके जो दरबार में जो राजदूत था, सीरियाई सम्राट अंतियोक्स का डायमेकस नाम का राजदूत था। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। अशोक के दरबार में विदेशी राजदूत, मिस्र के सम्राट थे टोलमी फिलाडेल्फ्स, उनका राजदूत था कौन? डायोनिसियस। किसके दरबार में? अशोक के दरबार में। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस, अशोक के दरबार में डायोनिसियस। फाहियान भारत आया किसके काल में? गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान किसके काल में भारत आया? गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। युआनचांग इसे क्या बोलते हैं? वैनसांग। वेरी इंपॉर्टेंट यात्री है ये एग्जाम की दृष्टि से। फाहियान और वैनसांग दोनों ही से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैनसांग। फाहियान किसके काल में आया? सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। युआनचांग यानी वैनसांग किसके काल में भारत आया? सम्राट हर्षवर्धन के काल में। और इसका ग्रंथ कौन सा? सी यू की किसकी रचना है? वैनसांग की। कंग्यूर व तंग्यूर पूछी गई है, किसकी रचना है? लामा तारानाथ की। ये कहाँ के? तिब्बत के। ये भारत कब आए थे? 12वीं सदी में। तहकीक ए हिंद ये किसकी रचना है? मुस्लिम लेखक थे अल बरूनी, अरब के अरबी लेखक। उनकी रचना कौन सी है? तहकीक ए हिंद। किसके साथ भारत आए हैं? महमूद गजनवी के साथ। और इनकी रचना इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये संस्कृत के अच्छे जानकार थे, इसलिए उन्होंने अच्छे से इतिहास लिखा और इनकी कोई भारत से कोई दुश्मनी थी नहीं, इसलिए इन्होंने जो लिखा स्पष्ट लिखा। ऐसे तो है नहीं कि अंग्रेजों वाले की तरह उन्होंने भारत को गलत सलत बता दिया, उन्होंने जीत में भी हार बता दी भारत की, तो ऐसा कुछ था नहीं। इन्होंने बिना किसी का पक्षपात लिए इन्होंने लिखा था इतिहास, इसलिए इनकी रचना महत्वपूर्ण है। तहकीक हिंद, संस्कृत के अच्छे जानकार थे ये। किसके साथ भारत आए? महमूद गजनवी के साथ। सीयू की किसकी रचना है? युआनचांग की यानी वैनसांग की। कंग्यूर तंग्यूर किसकी रचना है? तिब्बत के लामा तारानाथ की। फाहियान भारत कब आया? गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। इंडिका किसकी रचना है? मेगस्थनीज की। मेगस्थनीज कौन? सेल्यूकस का राजदूत। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त के दरबार में। और अशोक के दरबार में कौन आया था? डायोनिसियस। किसका राजदूत? मिस्र के सम्राट टोलमी जो फिलाडेल्फस हुए थे उसका राजदूत। और बिंदुसार के दरबार में जो भारत का प्रथम सिजेरियन शासक माना जाता है, सीरियाई सम्राट अंतियोक्स के राजदूत थे कौन? डायमेकस। तो ये थी हमारी छोटी सी क्लास भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।